हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर है। इसमें बेसिकली अपन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 1918 से 1929 तक का जो भी इवेंट है, इससे रिलेटेड यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग जो है मतलब इस टाइम पीरियड का जो भी थ्योरी है, उसको भी रिकॉल और रिवाइज़ करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? हम लोग का यहाँ पे 2-3 मोटिव है, जैसे इस एक मोटिव है कि थ्योरी जो है 1918 से 1929 का उसको रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है। साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ भी सारे डिस्कवर करने हैं, थीम एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करना है और साथ ही साथ तीसरा जो चीज़ है, वो हमारे हैं कि इस पीरियड मतलब पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने का जिस क्वेश्चन में अपन अप्रोच देख सकते हैं, वहाँ पे अप्रोच देखेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया है, हर क्वेश्चन में अप्रोच मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, वो पूरे कंप्लीटली फैक्चुअल होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर देख लो, तो ये क्या 1920 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। अब यहाँ पे अपन कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लगा सकते। ये सिंपल सा बात है कि अगर हमने पढ़ा है तो ये आता है, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे फिर तुक्का मारने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्लियर है? गेस वर्क वगैरह कोई कॉमन सेंस वगैरह कुछ यहाँ पे काम नहीं करेगा। कॉमन सेंस भी तभी काम करेगा जब बेसिक अपन को कुछ कुछ पता हो, जैसे सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में पता हो कि ये सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी क्या था। ये हमारा गोपाल कृष्ण गोखले वाला है। गोपाल कृष्ण गोखले वही जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। साउथ इंडिया लिबरेशन फ्रंट फेडरेशन जो है, ये हमारा जस्टिस पार्टी है। क्लियर है? जो नॉन ब्राह्मण्स को जस्टिस का मांग करता था। हिंदू महासभा के बारे में हम लोग जानते ही हैं। क्लियर है? ऑल इंडिया मुस्लिम होम रूल लीग, ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है ना, ये इसका फाउंडेशन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिल करके करते हैं और उसके बाद फिर इसका जो प्रेसिडेंसी है 1920 के आसपास, ये इसका प्रेसिडेंसी जो है महात्मा गांधी को दे दिया जाता है और महात्मा गांधी जो है इसको इसका नाम बदल करके कर देते हैं स्वराज्य सभा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? स्वराज्य सभा। अब क्योंकि हम लोग को इससे रिलेटेड थ्योरी भी साथ साथ देखते चलना है, तो एक बार हम लोग बस क्विक रिकॉल कर लेते हैं इन चारों के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है, जिसको नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया गया था, इसके बारे में देख लेते हैं। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था, मतलब ये इसका नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया जाता है। हम लोग देख चुके पहले एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो हैं, वो इसका स्थापना करते हैं। क्लियर है? महात्मा गांधी जी जो हैं, वो प्रेसिडेंसी 1920 में इसको एक्सेप्ट करते हैं। की डिटेल्स अगर देखें तो जो स्वराज सभा बनाया जाता है गांधी जी के द्वारा, उसका जो गोल होता है, वो स्वराज अचीव करना होता है, सेल्फ अचीव करना रहता है, जो मोर एक्टिव और डेमोक्रेटिक मीन्स। इससे पहले जब ऑल इंडिया होम रूल लीग जब था, तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस सिंपल सा था कि हम लोग को होम रूल चाहिए, बट किसके अंडर में? ब्रिटिशर्स के अंडर में चाहिए। क्लियर है? फिर और क्या गोल होता है? जो गोल पहले होम रूल लीग का जो था, वो गोल जो है वो मतलब यहाँ पे चेंज होता है। चेंज कैसे? गोल पाने का जो तरीका है वो मतलब गांधी लेड मास मूवमेंट होगा। जैसे होम रूल लीग में कोई मास मूवमेंट वगैरह का बात नहीं किया गया था। क्लियर है? यहाँ पे जो है मास मूवमेंट वगैरह के थ्रू जो है गोल को अचीव किया जाएगा। क्लियर है? और बाद में 1920 में स्वराज सभा का स्थापना होता है, मतलब नाम बदल करके ये बनता है और उसके बाद जो है 1 साल के बाद 1921 के आसपास में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है। क्लियर है? इसको स्वराज पार्टी से कंफ्यूज मत कर जाना, जो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू बनाते हैं। क्लियर है? फिर अगला हम लोग देख लेते हैं साउथ इंडियन इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जिसको जस्टिस पार्टी के भी नाम से जाना जाता है। ये जो देखो साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन था ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में टीएम नायर, पी त्यागराज चेट्टी और सीएन मुदलियार, ये तीनों मिलकर के करते हैं। क्लियर है? इसको बस जस्टिस पार्टी जो है, इसको बस इससे ध्यान में रखो कि ये नॉन ब्राह्मण्स के इंटरेस्ट में काम करता था। क्लियर है? जो भी ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था, चाहे गवर्नमेंट में, जॉब्स में, एजुकेशन में, इन सब चीजों को ये अपोज करने का काम करता था। ये प्रमोट करता था किस चीज को? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी का होता था, उसको प्रमोट करने का कोशिश करता था। और ये इवन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज होता है गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इसका भी इनिशिएशन करता है जब ये पार्टी जो है वो पावर में आता है। क्लियर है? इलेक्शन जब जीतता है, ये मद्रास वाला रीजन में है, तो उधर ही इलेक्शन जीतता है। फिर बाद में ध्यान में रखना 1944 में ये जो है, जब पी ईवी रामास्वामी जो नायकर है,
इनके लीडरशिप में जब ये पार्टी आता है, तो उस टाइम जो है ये पार्टी का जो मतलब जो पहले ये पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स में इलेक्शन वगैरह लड़ता था, उस चीज़ से बदल गए कि इसको जो है मतलब कहीं न कहीं एक सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन बना दिया जाता है द्रविड़ कंजगम से, क्लियर है? और ये इस तरीके से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे ये एग्ज़िट ले लेता है जस्टिस पार्टी। फिर ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये पार्टी जो था वो हमेशा कांग्रेस का अपोज़िशन में रहता था, मतलब कांग्रेस का मतलब अपोज़ करता था। रीज़न ये था कि इन लोग का मानना था कि कांग्रेस में जो लीडर्स है वो मेनली कौन है, वो ब्राह्मण्स है, क्लियर है? तो इसलिए ये अपोज़ करते थे कांग्रेस का। फिर अगला है जो सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इसके फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, क्लियर है? इसका फाउंडेशन जो है वो तब हुआ था जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे हुआ था, क्लियर है? और इसका फाउंडेशन करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, वो मतलब कुछ ऐसे मिशनरीज तैयार करना चाहते थे, ऐसे लोगों का मतलब एक तरीके से टीम तैयार करना चाहते थे जो मतलब इंडिया की सर्विस में पूरा अपने आप को दे दे, क्लियर है? मतलब कंप्लीटली मतलब इंडिया के सर्विस में अपने आप को डिवोट कर दे, वैसे लोगों का वो टीम बनाना चाहते थे। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पहला सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था जो मतलब कंप्लीटली सोशल सर्विस और नेशन बिल्डिंग में डेडिकेटेड था, क्लियर है? ये जो है मतलब लोगों को स्पिरिचुअलाइज करने पे फोकस करते थे, सेल्फलेस डिवोशन के थ्रू काम करने के लिए प्रवोक करते थे, क्लियर है? एडु और इन लोग का अगर देखा जाए इन लोगों ने काम क्या-क्या करा है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्होंने जो ट्राइबल गर्ल्स है, उन लोग के लिए स्कूल्स खोला है। नाइट स्कूल्स खोला था वर्किंग क्लास के लिए, फिर बालवाड़ीज़ जो होता है वो प्री स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी टाइप। तो वो सब का स्थापना इन्होंने बहुत ज़्यादा करा। सोशल रिफॉर्म अगर देखा जाए, तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अल्कोहलिज़्म वगैरह जो है, इन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। वुमेन्स एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा था। क्लियर है? ट्राइबल वेलफेयर पे काम करा था। इवन जब फैमिन्स वगैरह, एपिडेमिक्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स, प्लेग जैसा वगैरह चीज़ आ जाता था एपिडेमिक्स टाइप में, तो उस टाइम पे जो है रिलीफ वर्क भी ये प्रोवाइड करने का कोशिश करते थे। यहाँ पे एक चीज़ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा हितावता। द हितावता जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, जो ये सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो है ये पब्लिश करता था। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर हिंदू महासभा के बारे में हल्का-सा बेसिक देख लेते हैं। हिंदू महासभा जो है वो 1915 में एस्टेब्लिश होता है। इसका मेन पर्पस होता है हिंदूज़ के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। क्लियर है? इसका फाउंडेशन क्यों हुआ था? ये जो है मेनली मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए जो है, या हिंदू का कल्चर का जो रिवाइवल है उसको करने के लिए हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो हमारे थे पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। बाद में इसके लीडर जो हैं वो विनायक दामोदर सावरकर बन जाते हैं। ये ध्यान में रखना, ये हिंदू महासभा का जो आइडियोलॉजी था कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन को बनाने को लेकर के था। क्लियर है? इस ये जो था हिंदू महासभा, ये कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा अक्सर अपोज़ करता था। इवन एक तरीके से बोला जाए तो बहुत बड़ा वोकल क्रिटिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इवन महात्मा गांधी का जो सेक्युलरिज़्म का पॉलिसी था या हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो पॉलिसी था, उसको हिंदू महासभा जो है वो अपोज़ करता है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब कांग्रेस या इंडिया में पूरे देश भर में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो हिंदू महासभा जो है उस टाइम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है? फिर अगर टर्निंग पॉइंट देखें तो 1948 में जब मतलब एक फॉर्मर मेंबर होता है हिंदू महासभा के, नाथूराम गोडसे, वो जब महात्मा गांधी को मार देते हैं, तो उसके बाद इस हिंदू महासभा का कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज आ जाता है और इसको बैन भी कर दिया जाता है। क्लियर है? इस हिंदू महासभा के जो मेंबर्स थे वो आरएसएस में शिफ्ट कर जाते हैं और भारतीय जनसंघ में शिफ्ट कर जाते हैं, जो बाद में चल करके बीजेपी बन जाता है। क्लियर है? ये अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रॉलेट सत्याग्रह को लेकर के क्वेश्चन है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान में रखो, रॉलेट एक्ट को लेकर के क्वेश्चन नहीं है, रॉलेट सत्याग्रह को लेकर के क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन-कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? रॉलेट एक्ट वाज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। वो सेडिशन कमिटी जो था, इसी के रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट को लाया गया था। इन रॉलेट एक्ट गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। बिल्कुल सही है। सॉरी, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली होता क्या है ना कि होम रूल लीग के जब गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं, तो फिर जो सत्याग्रह सभा जो लॉन्च होता है, मतलब उसका जब नाम बदल करके सत्याग्रह सभा कर देते हैं,
तो उसके मेंबर्स को हेल्प से वो जो है वो कहीं न कहीं रॉलेट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करते हैं। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइड विद द रॉलेट सत्याग्रह। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 ये आता है और इस एक्ट में प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन 1928 में ही जो है वो रिव्यू किया जाता है साइमन कमीशन के थ्रू। क्लियर है? तो ये उस टाइम आया था। रॉलेट एक्ट जो है वो और भी पहले आया था। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है ना तो उसके बाद रॉलेट एक्ट लाया जाता है और उसके रिस्पॉन्ड में रॉलेट सत्याग्रह आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा टाइम का है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। क्लियर है? तो वही यहाँ पे देख लो रॉलेट एक्ट जो था वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था? सेडिशन कमिटी जिसके चेयरमैन कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। क्लियर है? महात्मा गांधी होम रूल लीग का नेटवर्क को यूज करते हैं। क्लियर है? एक फिर यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह और साइमन कमीशन का डेट टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है 1929 का सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान में होगा ये 1929 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत फेमस सेशन है। पूर्ण स्वराज का डिमांड यहाँ से उठता है कि कांग्रेस का जो गोल होगा वो क्या होगा? पूर्ण स्वराज, मतलब अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। क्लियर है? तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो सेशन था कांग्रेस का वो हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंस है? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। देखो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना इसका अटेनमेंट, जो स्वराज का बात है, ये स्वराज कब था? ये तो 1906 में ही डिक्लेयर हो गया था कि स्वराज जो है वो हम लोग का मतलब अब मेन गोल होगा कांग्रेस का। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि पूर्ण स्वराज चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड नहीं हो रहा। सेल्फ गवर्नमेंट तो हम लोग का 1906 में ही था। क्लियर है? ये जो है ये 1929 में आता है हमारा अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बताओ 1929 में हुआ था क्या? ये तो 1920s में हुआ था। क्लियर है? डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। ये जो है ये भी हम लोग को बाद में देखने को मिलता है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का जो डिसीजन है वो हम लोग को कब देखने को मिलता है? ये जो है ये हमारा 1931 में देखने को मिलता है कराची सेशन में। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। 1929 का लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन होता है इसमें कि अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। प्रेसिडेंट उस टाइम कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? पहले सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कलकत्ता सेशन जो 1906 का था उसमें ऑलरेडी किया जा चुका था। 1929 का जो लाहौर लाहौर सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था, इसमें पूर्ण स्वराज के साथ-साथ कांग्रेस ये भी डिसाइड करता है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसको कांग्रेस जो है वो बायकॉट करेगा। क्लियर है? उसके बाद फिर इसमें ये भी मतलब डिसाइड किया जाता है कि अगर ब्रिटिश जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मांग को अगर रिफ्यूज करता है तो वैसे केसेस में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। किस लिए? फॉर फुल इंडिपेंडेंस की पूर्ण स्वराज का मांग के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। और फिर ये भी डिसाइड किया जाता है इस सेशन में कि जो 26 जनवरी है उसको इंडिपेंडेंस डे या स्वराज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर अगर अपन आगे आ जाए ये वाला क्वेश्चन में, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अराइवल का क्यों अगेंस्ट किया जा रहा था? ये तो बहुत बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। रीजन क्या है? ऑल मेंबर्स जितने भी साइमन कमीशन में जो मेंबर्स थे वो सब के सब मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे। क्लियर है? तो इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। ऐसा नहीं है। इंडियंस क्यों नहीं चाहेंगे कि 1919 का एक्ट का रिव्यू हो? वो बिल्कुल चाहते थे क्योंकि इसका तो क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा था 1919 के एक्ट का, क्योंकि इंडियंस को चाहिए था अब ऑटोनॉमी जो मिल नहीं रहा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। ये बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन जो है वो डायरकी जो प्रोविंस में है उसका अबॉलिशन को रिकमेंड किया था, बट इस चीज को लेकर के एजिटेशन नहीं था। क्लियर है? देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। मेनली जो एजिटेशन था वो हमारा इस पॉइंट को लेकर के था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ऐसा कोई सजेशन नहीं था। हाँ ये जरूर था कि बर्मा को अलग करने का बात जो है सजेशन जो साइमन कमीशन दिया था। क्लियर है? साइमन कमीशन जो है इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं कुछ कुछ। साइमन कमीशन 1928 में आया था। मैंने पहले ही बता दिया है इसको लाने का पर्पस क्या था। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए एक्ट लाया गया था। क्लियर है?
इसका मेन जो नाम था साइमन कमीशन, जो फॉर्मली जो है जिस नाम से जाना जाता था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना। पर्पस क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, उसके तहत जो है मतलब जो प्रोविंस में डायरेक्टरी वगैरह लाया गया था, उसमें ये प्रोविज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि उस चीज़ को प्रोविंस में जो डायरेक्टरी लाया गया, उसको एक बार मतलब रिव्यू करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन का गठन होगा। क्लियर है? तो ये सब जो चीज़ जो है हम लोग देख चुके हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रॉलेट एक्ट का क्या एम था? क्लियर है? देखो रॉलेट एक्ट का क्या एम था? कम रॉलेट एक्ट अगर अपन देखा जाए तो एक तरीके से जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था ना, तो उस टाइम एक वॉर लाइक इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं। उसी एक्ट को एक तरीके से जो है फर्दर एक्सटेंड किया गया था रॉलेट एक्ट के थ्रू। क्लियर है? कि रॉलेट एक्ट के टाइम प्रोविजन था कि मतलब जैसे वॉर टाइम इमरजेंसी में क्या होता है कि अगर किसी पे भी हल्का भी संदेह हो कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसको मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। लगभग 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है बिना मतलब किसी भी मतलब वारंट वगैरह का या किसी भी ट्रायल वगैरह का। क्लियर है? ग्रुपिंग्स जो है वो बिल्कुल मना हो जाता है, 2 से ज़्यादा लोग साथ में मतलब गैदरिंग नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस था, वॉर इमरजेंसी प्रोविजन, उन सबको एक्सटेंड कर दिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत। क्लियर है? तो रॉलेट एक्ट का एम क्या था? कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट्स? नहीं। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल? क्लियर है? ये हम लोग को थोड़ा सही लग रहा है। सप्रेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट? नहीं, खिलाफत मूवमेंट का सप्रेशन के लिए नहीं था। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस? ये भी नहीं था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी था कि इम्प्रिजनमेंट था विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। क्लियर है? लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। क्यों? अभी हमने देख लिया 1929 का ये क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज का डिमांड करता है। तो कांग्रेस जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करता है क्या क्या डिमांड करते हुए कि हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट तो हम लोग को सही लग रहा है क्योंकि पूर्ण स्वराज का डिमांड तो होता है। द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन। देखो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच का जो भी मतलब डिफरेंसेस था उसको रिजॉल्व कब होता है? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लखनऊ पैक्ट जो 1916 का होता है उसमें रिजॉल्व किया जाता है। क्लियर है? ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगर सेकंड गलत हो जाएगा तो ये चला गया, वन हमारा सही है, तो नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। क्लियर है? तो देखो टू नेशन थ्योरी जो है इस मतलब इस चीज को जो है वो मतलब इस इसको लेकर के कोई रिजोल्यूशन जो है यहाँ पे पास नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो टू नेशन थ्योरी के बारे में अगर मैं बता दूं ना, तो ये जो टू नेशन थ्योरी था वो सर सैयद अहमद खान जो थे वो प्रपोज किए थे पहली बार। क्लियर है? और बाद में इस थ्योरी को जो है फेमस किया करता है मुस्लिम लीग। टू नेशन थ्योरी मतलब यही था कि इंडिया और मतलब जो हिंदूज जो मुस्लिम है वो एक कल्चर नहीं है, वो डिफरेंट कल्चर है। उन लोग एक देश में नहीं रह सकते। उन लोग को रहने के लिए दो अलग देश चाहिए। क्लियर है? तो यही बेसिकली टू नेशन थ्योरी था जिसको सर सैयद अहमद खान जो है वो मतलब प्रपोज करते और बाद में मुस्लिम लीग जो है उसको फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है? इनका क्या कहना था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया में वो दो डिस्टिंक्ट नेशन है, डिफरेंट रिलीजन है, उनका कल्चर अलग है, उनका आइडेंटिटीज अलग है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो टू नेशन थ्योरी है इसका जो रिजेक्शन है ये मतलब लाहौर सेशन से रिलेटेड नहीं है। ये स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है, बट ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा ट्रिक है। ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल अच्छा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, थर्ड भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। क्लियर है? फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 77 में। देखो इसमें क्या, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट? अब यहाँ पे पूछा है नेहरू रिपोर्ट कौन कौन सा चीजों को रिकमेंड किया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, देखो नेहरू रिपोर्ट का क्रिटिसिज्म ही जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो नेहरू रिपोर्ट था ये डोमिनियन स्टेटस का मांग करने लग जाता है। क्लियर है? तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये सब जो थे वो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। उन लोगों का कहना था डोमिनियन स्टेटस तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे एग्री कर जाता है मुस्लिम लीग के साथ। अभी क्या होगा कि अभी सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मांग किया जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या, कि एक कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेंबर ही इलेक्शन में खड़ा होगा, और वोट भी जो है उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स देंगे, सभी वोट नहीं देंगे। क्लियर है? तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता था। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या है, जैसा नॉर्मल अभी होता है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, वोट भी सब देंगे। क्लियर है? तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मांग करते हैं, और माइनॉरिटीज के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व का बात करते हैं। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अभी देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, हल्का सा छोटा सा स्टोरी सुन लो। देखो होता क्या है, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आता है। ये साइमन कमीशन का पूरे इंडिया भर में बहुत ही ज्यादा विद्रोह होता है। क्लियर है? इसको मतलब बाइकॉट किया जाता है। और बाइकॉट क्यों किया जाता है, क्योंकि इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सब कौन थे, वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो अब जो है, जब इतना ज़्यादा इसका बायकॉट होता है, तो उस टाइम जो सेक्रेटरी फॉर स्टेट थे लॉर्ड बिल्किनहेड, ये जो है ये चैलेंज देते हैं। चैलेंज ये देते हैं कि अगर इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आता है, जैसे 1919 क्या था, अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही था। तो उनका कहना था कि अगर वो आता है तो वो चैलेंज देते हैं कि आप ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है या जितने भी कम्युनिटीज है उन सबको एक्सेप्टेबल हो। अगर आप ऐसा बना देते हैं तो हम वो उस चीज को लागू कर देंगे। क्लियर है? इंडिया जो है वो नेहरू रिपोर्ट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाता तो है, बट वो जो है वो सारे जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। मतलब दोनों में डिस्प्यूट था। हिंदू महासभा जो है वो उसका कहना था कि मुस्लिम्स को थोड़ा ज्यादा राइट्स मिल रहा है, वो राइट्स नहीं मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग जो था वो पर्टिकुलर कुछ राइट्स डिमांड कर रहा था, तो दोनों को लेकर के अनबन होता है। और वो बिल्किन हेड चैलेंज जो है उसमें इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं फेल कर जाता है। क्लियर है? तो भाई ये बिल्किन हेड, ये लॉर्ड बिल्किन हेड है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट थे इंडिया के। क्लियर है? ये चैलेंज देते हैं, और चैलेंज क्या बोलते हैं कि जो भी मतलब इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बनाओगे, वो क्या होना चाहिए, वो सारे ही कम्युनिटीज का कंसेंसस उसमें होना चाहिए, हिंदूज मुस्लिम सिख सबका। क्लियर है? और जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबका कंसेंसस कंसेंसस होना चाहिए। क्लियर है? उसके रिस्पॉन्स में क्या है, नेहरू रिपोर्ट, ये जो है मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू वाले नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पब्लिश करते हैं लॉर्ड बिल्किनहेड के चैलेंज के रिस्पांस में। इसमें होता क्या है कि जितने भी पार्टीज थे, पॉलिटिकल पार्टी जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब जितने भी पार्टीज थे, इन सबको एक साथ बुलाया जाता है। मतलब इस कॉन्फ्रेंस के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है आईएनसी के नेतृत्व में जो है वो रखा जाता है। इसका चेयरमैन जो है वो मोतीलाल नेहरू होते हैं। क्लियर है? जिनका काम था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। और जवाहरलाल नेहरू जो इनके बेटे थे, उनको इस मतलब रिपोर्ट का सेक्रेटरी बनाया जाता है। क्लियर है? ये एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का पहला ऐसा मेजर अटेम्प्ट था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। क्लियर है? और रिपोर्ट जो है फिर तुरंत फाइनलाइज भी हो जाता है। मेजर रिकमेंडेशन जो इस नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था वो ये था कि इन लोग डोमिनियन स्टेटस का मांग करते हैं। अभी हम लोग देखे थे ना इससे पहले, यही वाला का क्वेश्चन में कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग कर रहे हैं, गलत है। किस चीज का मांग करते हैं, डोमिनियन स्टेटस का मांग करते हैं। क्लियर है? और इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। डोमिनियन स्टेटस पता है ना, वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में है। मतलब क्या, कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कौन होगा, वो क्राउन होगा, ब्रिटिश क्राउन होगा। क्लियर है? जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, क्राउन होगा। क्लियर है? तो इस टाइप का ये डोमिनियन स्टेटस का मांग किया जा रहा था, जिसको लेकर के क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। देयर शुड बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, और रेसिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर में होना चाहिए। इस चीज को लेकर के मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था रेसिडुअरी पावर किसके पास होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए। क्लियर है? फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसिज्म होता है। क्लियर है? लिंग्विस्टिक प्रोविंस, लैंग्वेज के आधार पे जो है प्रोविंस ये बांटने का मतलब प्रोविजन यहाँ पे रखा जाता है। और ये आगे चल कर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कांग्रेस को। जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, तो उस टाइम जब लिंग्विस्टिक प्रोविंस का जब मांग होता है, तो
कांग्रेस को इस चीज़ को लेकर के बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस जो है इस चीज़ को प्रॉमिस किया था। क्लियर है? फिर 19 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको डिक्लेयर किया जाता है, जैसे इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, हर कोई वोट दे सकता है, इस टाइप का। क्लियर है? बाई लेजिस्लेचर सेंटर में होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, ये सब साफ साफ लिखा गया था। तो इस तरीके से जो है मतलब काफी सारा जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेन कुछ कुछ प्रोविजन है जो मैंने बताया। क्लियर है? जो भी मुस्लिम्स या और भी अन्य जितने भी माइनॉरिटीज थे, उनका कल्चर और रिलीजियस इंटरेस्ट को फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे कुछ स्टेटमेंट है, हम लोग को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। क्लियर है? तो देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, ये क्या करता है, ये डायरकी लेकर के आता है प्रोविंसेस में। डायरकी याद है ना, कि एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा, एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, मतलब दो लोगों का रूल होगा। क्लियर है? रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर डायरेक्टली हैंडल करता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था वो मिनिस्टर्स करते थे। तो ये जो प्रोविंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डायरकी लेकर के आया था, इसका कहना था, साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था कि ये डायरकी प्रोविंस में अबॉलिश किया जाए और प्रोविंस में जो है वो ऑटोनॉमी लाया जाए। क्लियर है? और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये रिकमेंडेशन जो था, रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, ये हमारा बिल्कुल सही है। इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट, ये सारा स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, गलत है, एक बार देख लेना। क्लियर है? अभी हम लोग जो है साइमन कमीशन का कुछ जो मेजर रिकमेंडेशन था उसको एक बार देख लेते हैं कि साइमन कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन था। देखो, सबसे पहला रिकमेंडेशन अपन देख लिए कि जो डुअल गवर्नमेंट जो डायरकी था, इसका अबॉलिशमेंट का बात करते हैं। क्लियर है? कि प्रोविंस में जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो डायरकी को रिप्लेस करो। फिर एक्सपेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो राइट टू वोट जो है उसको एक्सपेंड करने का बात किया जाता है। इवन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टाइप का बात करता है, बट हालांकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। 1935 का जो एक्ट आएगा उसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है उसको काफी हद तक बढ़ाया जाता है। क्लियर है? मतलब फिर फेडरल एम्बिशन अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया फेडरेशन का बात जो है मतलब सजेशन देता है ये, कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाए जिसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो, और जो भी ब्रिटिश प्रोविंस है वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? कम्युनल इंटरेस्ट जो है उस पे जो है सजेशन देते हैं साइमन कमीशन की, जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको फर्दर आगे कंटिन्यू किया जाए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर अगर और हम लोग देखें, जो गवर्नर का जो वीटो है, मतलब जो गवर्नर का वीटो है, भले प्रोविंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का बात किया जा रहा है, बट जो गवर्नर होगा उस प्रोविंस का, उसको स्पेशल पावर जैसे वीटो पावर वगैरह जो है वो दिया जाएगा। क्लियर है? फिर इसी साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था कि जो बर्मा है उसको ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया जाए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना, ये कुछ कुछ जो है वो हमारा रिकमेंडेशन था। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का फाउंडेशन किसने करा था? ये जो है इसका आंसर जो है महात्मा गांधी। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है कोई अपन लॉजिक नहीं लगा सकते, अगर ये आता है तभी ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। तो मैं महात्मा गांधी जो थे ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का फाउंडेशन करते हैं। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जितना भी मतलब जो टेक्सटाइल वर्कर्स है उनका वर्किंग और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। ये जो है मतलब ये एसोसिएशन जो है वो नॉन नॉन वायलेंट तरीके से जो भी लेबर डिस्प्यूट्स वगैरह होता था उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करता था। क्लियर है? एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखना, ये जो एनएम जोशी है, ये एनएम जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थे उसके लीडर भी थे और उसके फाउंडर भी थे। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। देखो, रॉलेट एक्ट जब पास्ड हुआ था तब उस टाइम वॉइसरॉय कौन थे? अगर इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से बिल्कुल सॉल्व कर लिया किया जा सकता है। 1919 का जो अगर अपन देखें तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे? ये वही तो वाइसरॉय थे। तो 1919 से जस्ट पहले ही तो रॉलेट एक्ट आया था, तो यही होगा आंसर। वेवेल, जो लॉर्ड वेवेल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, वेवेल प्लान आया था 1940s में। क्लियर है? फिर लॉर्ड इरविन जो है, ये इरविन कब रहते हैं? ये तो मतलब 1928 के आसपास रहते हैं।
1929-30s ये सब में गांधी इरविन पैक्ट याद आ रहा है? जब भगत सिंह को फांसी लगता है 1930 के आसपास में, तो उस टाइम जो है मतलब लॉर्ड इरविन वायसरॉय होते हैं। लॉर्ड रीडिंग जो थे ये वायसरॉय थे हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया में उस टाइम पे। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड रीडिंग के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। देखो ये लॉर्ड रीडिंग जब प्लस वाइसरॉय बनते हैं ना, तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत ही ज्यादा मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब चल रहा था। इवन वायलेंट चौरी चौरा इंसिडेंट भी इन्हीं के टाइम पर होता है। क्लियर है? जिसके बाद गांधी जी जो है मतलब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर जैसे मोपाला रिबेलियन जो केरला में है वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है, जिसको ये सक्सेसफुली सप्रेस कर देते हैं। क्लियर है? कांग्रेस जो है उस टाइम मतलब एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हालांकि ये स्प्लिट नहीं था, बट एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है विद इन द कांग्रेस कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री कर सके, तो वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है। इनके टाइम का कुछ जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स अगर अपन देखें तो एक रिफॉर्म है सिविल सर्विसेज का। होता क्या है कि पहले जो एग्जाम था ना वो लंदन वगैरह में होता था। तो अब वो एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो लंदन और इंडिया दोनों में एक साथ होगा, इसका प्रोविजन जो है ये लॉर्ड रीडिंग लेकर के आते हैं। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी में भी एक बहुत मेजर पॉलिसी ये लेकर के आते हैं कि जो कॉटन पे एक्साइज टैक्स लगता था। होता क्या था कि इंडिया से जो भी कॉटन, क्लियर है, ये जो भी कॉटन जो इंडिया से जो है जो यूरोप एक्सपोर्ट होता था उस पे एक एक्साइज टैक्स लगाया जाता था। तो उस एक्साइज टैक्स को जो है वो यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखना, ये इंडियंस जो यूरोप में कॉटन ले जाते थे उस पे एक्साइज टैक्स लगता था। क्लियर है? और बाद में ये लॉर्ड रीडिंग के बाद जो है लॉर्ड इरविन आते 1926 में, और ये फिर फर्दर आगे जाते फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक। फिर अगला यहाँ पे देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू द मैसेकर ऑफ ब्रिटिश एट जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग बेसिकली हुआ क्यों था? रॉलेट एक्ट को लेकर के तो हुआ था कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक तरीके से पूरे देश भर में जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, उस चीज को लेकर के जो है मतलब कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग जो है ये मैसेकर होता है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना, वहां पे एक्चुअली रॉलेट एक्ट को लेकर के सत्याग्रह जालियांवाला बाग में नहीं हो रहा था, वहां पे मतलब सैफुद्दीन किचलो और डॉक्टर सत्यपाल जो थे उनके अरेस्ट को लेकर के एक तरीके से जालियांवाला बाग में पीसफुल मतलब विद्रोह हो जाता। विद्रोह क्या मतलब एक तरीके से बैठक हो जाता। क्लियर है? आर्म्स एक्ट ये कब लाया गया था? आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोनों कौन लाया था? ये दोनों जो है वो हमारे लॉर्ड लिटन लेकर के आए थे, याद है? लिटन के टाइम पे आया था। आर्म्स एक्ट के तहत क्या था कि इंडियंस जो है वो अगर कोई भी हथियार रखते तो उसके लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के कोई भी आर्म्स नहीं रख सकता। लॉर्ड लिटन जो थे ये आर्म्स एक्ट क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको डर था कि 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा ना हो जाए, इसलिए केवल वही लोग हथियार रखेंगे जिनके पास लाइसेंस है। क्लियर है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? इसके तहत जो भी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे इन पे बहुत ज्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं कर सकते। इवन जो है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह था, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था कि वो किसी भी वर्नाकुलर प्रेस को जो है वो मतलब बंद कर सकते थे। क्लियर है? अगर उनको हल्का भी दिखता कि ये जो अखबार है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी छाप रहा है तो। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये वही है पब्लिक सेफ्टी बिल जिसका अपोज करते हुए भगत सिंह जो है वो मतलब जो पार्लियामेंट है वहां पे बॉम्ब फेंकते हैं। क्लियर है? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो 1928 का था इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया था किस लिए? टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिपोर्ट फॉरेन सस्पेक्ट्स एंड सप्रेस राइजिंग सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। देखो ये जो 1928 वाला जो पीरियड है ना ये एक्चुअली 1970 के बाद से जो कम्युनिज्म है, क्लियर है, जो मार्क्सिज्म है, सोशलिस्ट आइडियाज वगैरह ये पूरी दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेफ्टी बिल एक्ट जो है 1928 लाता है। इसके तहत गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि किसी भी फॉरेन सस्पेक्ट, कोई भी फॉरेनर है जिसको अगर मतलब जिस पे अगर शक है तो उसको उस कंट्री वापस उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस चीज को लेकर के ये बिल था। इसी बिल के अगेंस्ट में जो है मतलब इस बिल का और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इन दोनों बिल के अगेंस्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। क्लियर है?
लाला लाजपत राय जो है इस बिल को मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये बोलते हैं कि ये एक तरीके से डायरेक्ट अटैक है इंडियन नेशनलिज़्म पे, क्लियर है? इवन ये बिल जो था वो मतलब किसी भी इंडिविजुअल का डिटेंशन को अलाउ करता था बिना ट्रायल का, क्लियर है? प्राइमरी गोल मैंने बता ही दिया कि प्राइमरी गोल इस बिल का क्या था? टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडिया, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आर्म्स एक्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, वायसरॉय लॉर्ड लिटन लेकर के आते हैं 1878 में, पर्पस भी मैंने बता दिया, क्लियर है कि पर्पस क्या था। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट का भी पर्पस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हेल्ड इन 1929। ये तो अभी अपन दो तीन बार देख चुके हैं, देख रहे हो थीम एरियाज पता चल रहा है। तो ये देखो 1929 जो है कौन प्रेसिडेंट थे, अब ये अपन देख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं 1929 का लाहौर सेशन में, क्लियर है? फिर यहाँ पे देख लो लाहौर सेशन जो 1929 का था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। डिमांड किस चीज का किया गया था? पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। और डिसाइड क्या किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। Who drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? 1931 में जो कराची सेशन हो जाता, तो फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन जो है वो कौन ड्राफ्ट किया था? ये किए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर है? यहाँ पे एक बार हल्का सा कराची सेशन के बारे में देख लो। ये जो कराची सेशन जो हुआ था ना 1931 का, इसके भी प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर सेशन जो था 1928 वाला 1929 वाला, उसके भी प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। इस कांग्रेस सेशन में क्या होता है, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है फंडामेंटल राइट पे और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। फंडामेंटल राइट में क्या क्या गारंटी किया जाता है? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, प्रेस होगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होगा, राइट टू असेंबली होगा। ये सारा वो है जो हमारा आर्टिकल 19 में अभी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात किया जाता है जो हमारा आज के टाइम का आर्टिकल 14 है। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का बात किया जाता है, क्लियर है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कल्चर एंड लैंग्वेज का बात किया जाता है। ये सब अभी फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है। ये वाला क्वेश्चन देख लो। इन अक्टूबर 1920 हु हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया? देखो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया जो 1920 में जो सेटअप किया गया था ना ताशकंद में, वो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था, क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। बेसिकली होता क्या है कि अक्टूबर 1920 में एम एन रॉय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं ताशकंद में। और इसको फॉर्म करने के साथ ही इंडिया में जो है कहीं ना कहीं कम्युनिज्म जो है उसका स्थापना हो जाता है। ये जो कम्युनिज्म था, ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया का रिवॉल्यूशन था 1970 का, उसके उससे इन्फ्लुएंस होकर के ये मतलब इंडिया में आया था। और पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब इवन जो अगर देखा जाए तो कॉमिंटर्म जो है, कॉमिंटर्म मतलब क्या, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये जो है ये सपोर्ट किया था इस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म होने में, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसको देख लेते हैं। चंपारण मूवमेंट या सत्याग्रह इधर पूछ रहे, इधर क्या पूछ रहा है? पर्सन एक्टिवली एसोसिएटेड विद। तो देखो चंपारण जो है राजेंद्र प्रसाद से एसोसिएटेड है। राजेंद्र प्रसाद चंपारण में गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। फिर खेड़ा अगर अपन देखें तो खेड़ा जो था वो हमारा वल्लभ भाई पटेल, ये स्टेटमेंट सही है। अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो है मोरारजी देसाई, ये गलत है। मोरारजी देसाई अहमदाबाद मिल वर्कर्स से एसोसिएटेड नहीं थे, मिल स्ट्राइक से नहीं थे एसोसिएटेड, क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और सी, मतलब 1 और 3, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना है। मोरारजी देसाई के बारे में हल्का सा देख लो। मोरारजी देसाई जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, आईएएस ऑफिसर थे, क्लियर है? वो जो है वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्लियर है? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो है उनको जेल भी होता है लगभग 3 साल का। वो गांधी आइडियल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, जैसे नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, ये सब में, क्लियर है? बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं इमरजेंसी के बाद 1977 से 1979, 2 साल के लिए, क्लियर है? ये अगला क्वेश्चन देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देख लो चौरी चौरा आउटरीच कब हुआ था? चौरी चौरा आउटरीच जो है वो हमारा 1921-22 के आसपास हुआ था, याद है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? ये हमारा 1930s में हुआ था, 1930-31 के आसपास हुआ था।
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये तो हमारा 1919 में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स ये जो हमारा 1909 में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1909 था। क्लियर है? तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले 2 आएगा हमारा, उसके बाद फिर 4 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा और फिर 3 आएगा। 2 4 1 3, ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे देख लो, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्लियर है? नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जालियांवाला बाग मैसेकर, ये भी सही है। क्लियर है? अ, फिर भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी सही है कि HSRA जो था इसके फाउंडर मेंबर्स में से भगत सिंह आते हैं। क्लियर है? 1931 का जो कांग्रेस सेशन था कराची का, वो गांधी इरविन पैक्ट को अपोज करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इवन गांधी इरविन पैक्ट को जो कराची का कांग्रेस सेशन था वो सपोर्ट कर रहा था। इंडिया ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन हो जाता, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो था वो भगत सिंह का फांसी रुकवाने में मतलब सक्सेसफुल नहीं रहता है। क्लियर है? हालांकि ये बात अलग था कि भगत सिंह जो थे वो खुद नहीं चाहते थे मतलब माफी मांगना, क्योंकि प्रोविजन था कि अगर वो माफी मांग लेते तो उनका सजा बच कम किया जा सकता था। चलो कोई नहीं, अब इधर आ जाते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में अपन देख लेते हैं। जालिया ये जो रॉलेट एक्ट है इसका अपन देख ही चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक देख लेंगे, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हल्का सा देख लेते हैं और गांधी एलियन पैक्ट के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। देखो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना, इसको सुभाष चंद्र बोस मतलब इसका फाउंडेशन सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1939 में, जब उनको कांग्रेस से मतलब जब वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। इनका मेन एम क्या था कि जितने भी लेफ्ट विंग फोर्सेस थे उन सबको मतलब यूनाइट करना और इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए काम करना। इमीडिएट इंडिपेंडेंस क्यों? क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है 1939 के आसपास। क्लियर है? तो वो जो है मतलब एक तीसरा फ्रंट खोलना चाहते थे। क्लियर है? आइडियोलॉजी बिल्कुल वही था, लेफ्ट विंग नेशनलिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो है इससे इंस्पायर था कहीं ना कहीं। क्लियर है? फिर आ जाओ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो है ये सितंबर 1928 में फॉर्म होता है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। क्लियर है? पहले इसका नाम जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ये वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जिससे मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान ये सब एसोसिएटेड थे। क्लियर है? बाद में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में और साथ ही साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है इन सब के नेतृत्व में जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। ये सोशलिस्ट वर्ड का रिकमेंडेशन कौन दिया था? भगत सिंह दिए थे। क्लियर है? ये जो एसोसिएशन था इसका मतलब जो मेन जो स्लोगन था वो इनकलाब जिंदाबाद था, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। क्लियर है? इन लोग का मेजर अगर काम देखा जाए तो सॉन्डर्स का असैसिनेशन करते हैं। भगत सिंह और राजगुरु मिलकर के जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जॉन सॉन्डर्स, उसको मार लेते। क्यों? क्योंकि इन लोग का मानना था कि लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज का ऑर्डर है वो सॉन्डर्स दिया था। क्लियर है? फिर सेंट्रल असेंबली जो था उसमें ये बॉम्ब फेंकने का काम करते हैं। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, हम लोग देखे अभी कि ये बॉम्ब फेंकते हैं, वो बॉम्ब ध्यान में रखना नॉन लिथल बॉम्ब्स होता है, मतलब उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, वो बस धमाका करने के लिए था। क्लियर है? और क्यों बॉम्ब बॉम्ब फेंकते हैं? दो बिल का था अपोज प्रोटेस्ट करने के लिए, एक जो था वो पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। क्लियर है? इन लोग फिर जो है जब हंगर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें जो जतीन दास थे वो लगभग 63 डे का फास्ट ट्रैक थे और उस टाइम पे उनका प्रिजन में ही डेथ हो जाता है। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। ब्रिटिश जो है ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसको जो है मतलब एक तरीके से पूरा ही डिसमेंटल कर देता है, खत्म कर देता है। रीजन क्या था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को लेकर के। क्लियर है? और इसके तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को जो है मतलब फांसी का सजा दे दिया जाता है और बाद में जो जो चंद्रशेखर आजाद थे उनको पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, एक तरीके से ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में। क्या क्या प्रोविजन यहाँ पे किया गया था?
कांग्रेस के साइड से गांधी जी जो हैं वो एग्री हो जाते हैं कि उस टाइम पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट को वो सस्पेंड कर देंगे और साथ ही साथ जो अगला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान में रखो ये चीज़ कि 1929 में जो पूर्ण स्वराज होता है, तो उस टाइम जो है ये डिमांड रखा जाता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मांग को एक्सेप्ट करने, अदरवाइज जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कांग्रेस बोलता है। क्लियर है? अब क्योंकि जो जो लॉर्ड इरविन थे वो कांग्रेस का कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं करते, तो कांग्रेस रिटेलिएशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देता है। बट ये मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो है फिर लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, जो है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। और उस समझौता में जो है गांधी जी एग्री कर जाते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया जाएगा और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अगला होगा उसमें कांग्रेस अटेंड करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लॉर्ड इरविन बदले में क्या एग्री करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है उन सबको रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है? बट यहाँ पे जो वायलेंस का एक्यूज्ड है उनको जो है रिलीज नहीं किया जाएगा और इसीलिए भगत सिंह को रिलीज नहीं किया जाता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो सॉल्ट कलेक्शन जो है, मतलब जो इससे पहले इंडियंस जो थे वो सॉल्ट नहीं बना सकते थे, तो वो सॉल्ट कलेक्शन पर्सनल यूज के लिए इंडियंस को बनाना अलाउ कर दिया जाता है। क्लियर है? और बहुत सारा जो रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डिनेंस लाया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कर्ब करने के लिए, उन सबको विड्रॉ कर लिया जाता है। क्लियर है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में? क्योंकि ये पहली बार ऐसा था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सेम टेबल पे बैठ करके निगोशिएशन कर रहा है। मतलब अभी तक क्या हो जाता कि मतलब एक तरफा ऐसा कार्रवाई होता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मतलब लीडर्स पे मतलब कार्रवाई किया जा रहा है, जेल डाल दिया जा रहा है, इस टाइप का। बट यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि सेम टेबल पे बैठ रहे हो और बैठ के डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है? तो ये कांग्रेस का कहीं न कहीं उस टाइम का इम्पोर्टेंस को शो करता है। क्रिटिसिज़्म क्यों होता है गांधी-इरविन पैक्ट को? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो फांसी का सज़ा था उसको मतलब नहीं रोक पाए। क्लियर है? फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब गांधी जी अटेंड करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा इंडियन इंडिपेंडेंस का कोई कॉन्क्रीट प्लान देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है तुरंत लॉन्च कर देते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो। व्हेन कांग्रेस लीडर्स कंडेम्ड द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म द। देखो कांग्रेस जो है ना, जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का कंडेम करता है तो उस टाइम पे बहुत सारे जो मॉडरेट लीडर थे वो एक डिफरेंट पार्टी का फॉर्मेशन करते जिसका नाम था हमारा इंडियन लिबरेशन पार्टी, सॉरी इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। और ये जो इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का जो गठन हुआ था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। ऑब्वियस सा बात है क्योंकि ये मॉडरेट्स थे तो इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था कि सेल्फ रूल को अचीव करना थ्रू ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब ये मास एजिटेशन नहीं चाहते थे। क्लियर है? रिफॉर्म मूवमेंट ये सब चीज वो नहीं चाहते थे। फिर यहाँ पे देखो अगला स्टेटमेंट क्या, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्लियर है? कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ पे देखो हम लोग को गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। All India Muslim League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorate. क्लियर है? देखो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म हुआ था, बिल्कुल सही है। बट क्या वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था क्या? नहीं, वो तो सपोर्ट कर रहा था ना। वो तो चाहता था कि हाँ ये जो हुआ है वो मुस्लिम्स के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जो जो ईस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन है, जो असम वाला रीजन था उसमें मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में वहां पे उनको बेनिफिट प्रोवाइड होता। क्लियर है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो पार्टीशन को सपोर्ट कर रहा था, तो गलत स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, सैयद अहमद खान अपोज किए थे? बिल्कुल किए थे, ये अपन देख भी चुके हैं। क्लियर है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो मतलब कांग्रेस को हमेशा अपोज करते थे। मौलाना बरकतुल्लाह एंड मौलाना जो सिंधी थे वर अमंग दोज हु फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। ये सब स्टेटमेंट जो है ये सही है। हम लोग को गलत स्टेटमेंट फॉर्म करना था, फाइंड करना था, हम लोग फाइंड कर लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम लोग हल्का सा यहाँ पे क्योंकि अहराज मूवमेंट का जिक्र है तो ये अहराज मूवमेंट के बारे में हल्का सा हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये अहराज मूवमेंट क्या था। क्लियर है? तो देखो ये जो अहराज मूवमेंट था ना, ये फॉर्मली जो ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब
किस नाम से किया गया था? मजलिस-ए-एहरार-ए-इस्लाम। ये 1929 में ये एहरार मूवमेंट को फॉर्म किया गया था और ये मेनली जो एहरार मूवमेंट था वो पंजाब वाले एरिया में था। क्लियर है? ये एहरार मूवमेंट क्यों फेमस है? देखो ये ना मतलब एक तरीके से एंटी मिलिटेंट एंटी कॉलोनिज़्म जो है वो भी था और साथ ही साथ कंज़र्वेटिव रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ में भी बिलीव करता था। क्लियर है? मतलब ये देखने को मिला कि कंज़र्वेटिव रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ भी है और मिलिटेंट एंटी नेशनलिज़्म भी है। और ये कहीं न कहीं मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करता था, मुस्लिम लीग का मतलब एक तरीके से विरोधी था ये। क्लियर है? तो इसके जो लीडर्स थे वो थे सैयद अतातुल्लाह शाह बुखारी और चौधरी अफजल हक। ये दोनों इसके लीडर थे। इनका एंटी कॉलोनियल स्टैंस था वो हम लोग देख लिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर के ये काम करता था और कहीं न कहीं जो है मतलब जो अलीगढ़ स्कूल जो था उसका जो लॉयलिस्ट का पॉलिटिक्स था, जो सर सैयद अहमद खान का था कि ब्रिटिशर्स के साथ लॉयलिस्ट होके रहना है, उस चीज़ का ये कहीं न कहीं अगेंस्ट करता है। फिर पार्टीशन जो था इसका भी ये विद्रोह करता है, ये नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो। इवन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था, उसको ये बहुत ही ज़्यादा अपोज़ करता है। क्लियर है? फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन लोग जो थे वो अहमदिया कम्युनिटी जो थे अहमदिया कम्युनिटी इसको लेकर के मतलब इन लोग से इन लोग का काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी चलते रहता था और उसी को लेकर के जब नाइट मतलब पाकिस्तान का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइम जो है बहुत ही मतलब मास लेवल पे जो है एंटी अहमदिया राइट्स होता है 1953 में जिसमें ये जो अहरार मूवमेंट है ये कम्युनिटी जो है इसका बहुत बड़ा रोल था जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर बाद में इसको 1954 में बैन कर देता है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देख लो। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम